हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज से अपनी जो क्लासेज रहेगी वो रहेगी अपने राजस्थान सीएचओ को लेके, जहां पर हम राजस्थान सीएचओ के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पे सोल्व करेंगे उनको, और उनसे रिलेटेड अपकमिंग एमसीक्यूज भी हम देखेंगे जो आने की संभावना है उनकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। साथ साथ में हम जो लगेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक डिस्कशन भी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको करवाया जाएगा। एमसीक्यूज जो है वो ज़्यादा रहेंगे, टॉपिक डिस्कशन यहाँ पे कम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो है वो काफ़ी सिंपल सिंपल एमसीक्यूज रहते हैं, तो उनमें क्या है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली जो है इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता वहाँ पे एग्जाम आपको, तो सुपरफिशियली एग्जाम में आपको पूछते हैं। तो सुपरफिशियली अपने एमसीक्यूज देंगे, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं अब तक उनमें काफ़ी सुपरफिशियली आपके टॉपिक को टच किया गया है, और इसी वजह से जो है वो मेरिट भी वहाँ की जो है वो काफ़ी हाई रहती है। ईजी एमसीक्यूज होंगे तो वहाँ पे मेरिट आपको हाई मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है अपना यूट्यूब सेशन रहेंगे राजस्थान सीएचओ तक। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे डेली क्लासेस ली जाएगी यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, राजस्थान सीएचओ के लिए डेली लाइव टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऑफिशियल ऐप पे, ऐप का क्या नाम है, आपको प्ले स्टोर पे आरएनसीसी सर्च करना है। वहाँ पर आपको एंड्रॉयड और प्ले स्टोर, आईओएस और प्ले स्टोर दोनों पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी हमारी ऐप। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डेली राजस्थान सीएचओ के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी से, एज पर पैटर्न एग्जाम। ठीक है, एज पर जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टोटल कितने पेपर रहेंगे, टोटल 60 पेपर रहते हैं अपने यहाँ पे। और ये टेस्ट जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे ये ध्यान में रखो, ये लाइव टेस्ट होंगे। ठीक है, आपको रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, आपको टेस्ट दोगे तो साथ में आपको लाइव रैंकिंग भी आपको मिलेगी, जितने बच्चों के अंदर जो है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है, इसे हमने क्या कहा है, प्री सीएचओ टेस्ट। ठीक है, टोटल 2 मंथ्स का यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट का हमने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले तो राजस्थान सीएचओ स्पेशल टेस्ट सीरीज, इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा ऐप के अंदर। वहां पर जो है आपको डेली लाइव टेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू राजस्थान सीएचओ पैटर्न। कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 80 to 100 वहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ऑल लाइव टेस्ट अवेलेबल, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आफ्टर लाइव। ठीक है, लाइव टेस्ट एक बार हो जाएगा, सपोज कि 10 AM पे हमने लाइव टेस्ट रखा है, उस टाइम आप नहीं दे पाए हो, बट उसके बाद में भी आप जो है आप टेस्ट वहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। डेली टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यूज वहाँ पे जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी वहाँ पे। और ये जो इस प्रकार से अपना यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा सिलेबस, टेस्ट का कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक का आपका टेस्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ जैन में क्या था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का था, उसके बाद में ओबीजी का था, उसके बाद में प्री सीएचओ एग्जाम स्पेशल। टोटल यहाँ पे सीएचओ के एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट लिया गया, फिर बाद में वापस से डे बाय डे जो है हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पे सेट किया है कि उस दिन आपका, ताकि उससे पहले आप क्या कर पाओ, आपके टॉपिक को आप खुद से भी पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप टेस्ट दोगे तो आपका जो है वो रिवीजन भी होगा, और आपके अंदर वापस टेस्ट दोगे तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ मैं ये टॉपिक मेरा कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर भी आपको इसकी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने एमसीक्यू को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, एमसीक्यू है अपना, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क आर ट्रू एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस जो है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है ब्रेस्ट मिल्क को लेके, एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है, एक्सेप्ट है। द मैक्सिमम मिल्क आउटपुट इज सीन एट 12 month। द कोएफिशिएंट ऑफ अपटेक ऑफ आयरन इन breast milk in 70%। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमन मिल्क इज बेटर देन दैट ऑफ काउ मिल्क। इट प्रोवाइड अबाउट 70 kcal पर 100 ml। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको देख के लग रहा है कि वो ब्रेस्ट मिल्क के लिए जो है वो रॉन्ग है वहां पे। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको कि मैक्सिमम मिल्क का आउटपुट होता है 12 मंथ के ऊपर आफ्टर डिलीवरी। अपटेक ऑफ आयरन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में कितना परसेंट होता है, 70%।
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ह्यूमन मिल्क में बेटर होता है बजाय काउ मिल्क के। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 70 KCl तक जो है अपन को 100 ml में प्रोवाइड करवाता है। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए आज अपने जो टॉपिक रहेंगे क्लास के वो है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में स्कूल हेल्थ चाइल्ड। ठीक है, बच्चों की जो है किस प्रकार से स्कूल में जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करवाई जा रही है आजकल। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हम अपने एमसीक्यू सेशन रखेंगे जो कि अपने सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, डे बाय डे हम क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू सोल्व करवाएंगे ताकि आपको वहां से क्लियरिटी मिले कि हमें किस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैक्सिमम मिल्क आउटपुट इज सीन एट 12 मंथ। ठीक है, ये अपना क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ब्रेस्ट मिल्क को लेके। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, एक्सेप्ट पूछा गया था। ठीक है, तो बाकी देखिए कोएफिशिएंट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड 70 KCl पर 100 ml, यहाँ पे सभी क्या हो रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कुछ कुछ बच्चों के ऐसा होगा कि सर 70 KCl जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो अपन कह सकते हैं अगर यहाँ पे 70 KCl अगर आपको ऑप्शन में मिला तो यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या है 65 KCl के क्या है, नियर बाई है। ठीक है, तो 65 KCl टू 70 KCl तक अपना क्या एक रेंज हम मान सकते हैं। अगर आपको सिंगल पूछे, आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए 60, 65, 70, 75, तो आपको कौन सा करेक्ट करके आना, वहां पे 65 KCl यहाँ पे करेक्ट करना है 100 ml के अंदर। और ऐसे आपको 70 KCl भी दे रखा है और कोई ऑप्शन में आपको नियर बाई नहीं लग रहा है, तो वहां पर आपको 70 KCl आपको करेक्ट करना है। ये आपके कॉमन सेंस से अपना एमसीक्यू आप करेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम मिल्क आउटपुट, तो यहां से भी एमसीक्यू बनेगा आपके। तो देख लीजिए मिल्क आउटपुट से रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो देखो मिल्क आउटपुट लाइक अपन कह सकते हैं लैक्टेशन पीरियड, और यहां मैं लिखता हूं मीन आउटपुट पर एमएल के अंदर कितने एमएल यहाँ पे हमें एवरेज निकालें तो कितना एमएल अपना जो यहाँ पे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 2 मंथ आफ्टर डिलीवरी। यहां पर कितने एमएल रहता है, तो 530 ml। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में कितना मिलेगा, 640 ml। 5 to 6 मंथ में कितना मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट कितना होता है एवरेज, तो ये होता है 730 ml तक। नेक्स्ट बाद में 7 to 8 मंथ में यहाँ पे कितना मिलेगा, 660। इसके बाद में 9 to 10 मंथ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 600 ml। और 11 और 12 मंथ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, तो मिलता है ये 525 ml। तो यहाँ पर मैक्सिमम की हमको पूछा गया था, मैक्सिमम कौन सा होगा, तो मैक्सिमम होता है आपका 5 to 6 मंथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कौन से टाइम पे होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये 5 to 6 मंथ, जो भी आपको ऑप्शन में मिले तो वो आपको यहाँ पे करेक्ट करके आना है। बाकी के ऑप्शंस जो है अपने यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द करेंट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज दैट। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके करंटली, देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड टिल 6 month of age followed by supplementation with एडिशनल फूड। क्या पूछा गया आपसे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है 6 मंथ तक, फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन विद एडिशनल फूड। बी में क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर टिल 4 मंथ फॉलोड बाय सप्लीमेंटेशन एंड एडिशनल फूड। थर्ड क्या है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोलेस्ट्रम इज द मोस्ट सुटेबल फूड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी बट इट इज बेस्ट अवॉइडेड इन फर्स्ट 2 days, के फर्स्ट 2 days में हमें अवॉइड करना है कोलेस्ट्रम। डी क्या है, द बेबी शुड बी अलाउड टू ब्रेस्ट फीड टिल 1 year ऑफ एज, बेबी को जो है वो 1 year ऑफ एज तक ही क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ करनी है। वापस क्वेश्चन में आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, क्या पूछा गया है, करंट रिकमेंडेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, रिकमेंडेशन क्या मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हमें
क्या रिकमेंड करती है, किस प्रकार से जो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा अपना। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा अपना बेस्ट, और आंसर रहेगा अपना, क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इसमें बोला गया है कितने टाइम तक करोगे, 6 मंथ तक करना है, जो कि हम सबको पता है। और सप्लीमेंटेशन उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, सप्लीमेंटेशन और एडिशनल फूड के साथ में आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखोगे, बंद नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं बताया गया कि बंद करना है या फिर कुछ और करना है। बाकी देखिए 4 मंथ है तो ये अपना रोंग हो गया। कोलेस्ट्रॉम को यहाँ पे अवॉइड करने का कहा गया तो ये भी यहाँ पे रोंग है। और ब्रेस्ट फीड टिल 1 ईयर ऑफ एज, ये भी यहाँ पे क्या होगा अपना रोंग स्टेटमेंट होगा ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। अब देखिए डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा। डब्ल्यूएचओ ने कहा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक करना है, तो 6 मंथ तक तो जो है बेबी को केवल और केवल हमें ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद में डब्ल्यूएचओ ने एक और यहाँ पे गाइडलाइन दी है कि कितने टाइम पीरियड तक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। सेकेंड एमसीक्यू आपका यहीं से बनेगा, तो ये है ड्यूरिंग मिनिमम 2 ईयर। मिनिमम 2 ईयर तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू रखना होता है, अवॉइड नहीं करना है बेबी को यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक चल रहा है अपना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 एमसीक्यू जो है आपको हर एग्जाम में मिलेंगे सीएचओ के। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का सीएचओ का एग्जाम क्यों ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एज कंपेयर टू काउ मिल्क ह्यूमन मिल्क हैज। ठीक है, एज कंपेयर टू काउ मिल्क ह्यूमन मिल्क में क्या है, काउ मिल्क की कंपैरिजन में मोर प्रोटीन है, लेस कार्बोहाइड्रेट है, मोर आयरन है, या फिर लेस विटामिन है। ह्यूमन मिल्क के बारे में पूछा है कि आपको काउ मिल्क से कंपेयर करते हुए आपको बताना है कि ह्यूमन मिल्क में कौन सा ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, कि ऐसा क्या है जो काउ मिल्क से कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यादा आयरन होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर कंपेरेटिवली टू काउ मिल्क। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ह्यूमन मिल्क रिचर इन किन किन कंटेंट के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट, वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर में क्या जाएगा आपका लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में आयरन, इसके बाद में वाटर कंटेंट। यहां पे मैं लिखूंगा काउ मिल्क रिचर। काउ मिल्क में कौन से सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, तो यहां पर होगा क्या, फैट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा, और साथ में एनर्जी कंटेंट। काउ मिल्क में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन मिल्क में हम बात करें अगर प्रोटीन की, तो ह्यूमन मिल्क में ज्यादा प्रोटीन
क्या देखने को मिलेगा आपको? सिस्टीन और टोरिन। कम क्या देखने को मिलेगा? मैथियोनिन। अब यहां से एक एमसीक्यू और बनता है कि यहाँ पर क्या है, काउ मिल्क में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मगर ह्यूमन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं काउ मिल्क के प्रोटीन से। ठीक है, भले यहाँ पे क्या है, प्रोटीन यहाँ पे कम देखने को मिलता है काउ मिल्क के कंपैरिजन में, मगर एब्जॉर्प्शन की बात जब आती है तब ह्यूमन मिल्क के प्रोटीन जो होते हैं वो जल्दी और बेटर एब्जॉर्प्शन होता है बजाय काउ मिल्क के प्रोटीन से। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए इन्हीं रीजंस की वजह से ह्यूमन मिल्क को भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है काउ मिल्क से, कि जब तक पॉसिबल है तब तक जो है बेबी को ह्यूमन मिल्क ही प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये बात हो गई प्रोटीन से रिलेटेड। अब हम कहेंगे फैट कौन कौन सी होती है ह्यूमन मिल्क के अंदर, पता होना चाहिए आपको। तो फैट का हम बात करें तो पूफा, पूफाज का यहाँ पे क्या रहता है, हायर लेवल रहता है। इसके बाद में लिनोइक एसिड क्या रहती है यहाँ पे, ज्यादा देखने को मिलती है, और जो बेटर एब्जॉर्ब होती है ये भी ह्यूमन मिल्क के अंदर। फैट यहाँ पे किस में ज्यादा है, काउ मिल्क में ज्यादा है, मगर फैट भी जो है वो ह्यूमन मिल्क वाली फैट जो है वो ज्यादा है और बेटर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटामिन और मिनरल्स की। तो रिच होता है किसमें, ह्यूमन मिल्क में ज्यादा क्या देखने को मिलता है, तो विटामिन ए एंड विटामिन सी जो है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट जो मिनरल्स की हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा हमें ज्यादा, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, और क्या देखने को मिलेगा, आयरन, कंपेरेटिवली टू काउ मिल्क। और इसकी क्या रहती है, हायर बायो अवेलेबिलिटी रहती है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। कमी किसकी रहती है यहाँ पे, तो सोडियम जो है वो ह्यूमन मिल्क में कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, कंपेयर्ड विथ अनप्रोसेस्ड काउ मिल्क ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट्स मोर ऑफ। ठीक है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा आपको काउ मिल्क के कंपेयर में, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। आंसर क्या रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की भी कौन सी फॉर्म ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, तो आंसर क्या रहेगा, लैक्टोज। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या एलिमेंट्स के बारे में, कौन कौन सा जो कंटेंट है किसमें कितना होता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, सबसे पहले काउ मिल्क और यहाँ पर ह्यूमन मिल्क। नंबर वन, लैक्टोज। काउ मिल्क में कितनी रहती है, तो 4.4% तक रहती है, या फिर मैं कहूं ग्राम्स पर 100 ग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम में से कितनी रहती है, 4.4 ग्राम देखने को मिलेगी। और ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज कितनी देखने को मिलती है, तो 7.4 तक। प्रोटीन, प्रोटीन का मैंने आपको बताया था किसमें ज्यादा होता है, काउ मिल्क में ज्यादा होता है, मगर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है वो ह्यूमन मिल्क वाले प्रोटीन का ज्यादा होगा बजाय काउ मिल्क के। तो प्रोटीन कितना होता है, तो 3.2, और ह्यूमन में कितना होता है, तो 1.1। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फैट की। तो फैट किसमें ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था, फैट होती है काउ मिल्क में ज्यादा और ह्यूमन मिल्क में जो है वो कम देखने को मिलती है। इसके साथ ही कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो ह्यूमन मिल्क में कंपेरेटिवली काउ मिल्क के कम मिलता है। तो काउ मिल्क में कितना रहेगा, 120 के आसपास, और ह्यूमन मिल्क में कितना रहता है, 30 के आसपास। मगर यहाँ से एक अपना क्या होगा, एमसीक्यू प्रिपेयर होगा जो पूछा भी जा चुका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब एमसीक्यू इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आयरन की मैं बात करूं, काउ मिल्क में आयरन कितना रहता है, तो 0.2 ग्राम,
और यहाँ पर कितना रहता है, तो 1 ग्राम तक। वाटर कंटेंट 86 के आसपास में, और यहाँ पर जो है वो 88 के आसपास में यहाँ पे ह्यूमन मिल्क में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी जो है वो आपको काऊ मिल्क ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा, कितनी, एवरेज 67, और यहाँ पर ह्यूमन मिल्क से कितनी मिलेगी, 65। तो ये कुछ अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू है ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क के कंपेरिजन में, कितने में, पर 100 ग्राम्स। ये ध्यान में रखना, पर 100 ग्राम्स का मैं आपको बता रहा हूँ। एक आप ये ध्यान रखोगे ब्रेस्ट मिल्क में कितना रहता है प्रोटीन, और काऊ मिल्क में कितना प्रोटीन रहता है, ये आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। और लैक्टोज में तो आपको ये एमसीक्यू बना हुआ ही है। लैक्टोज सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो दोनों एमसीक्यू जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है फीमेल की, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितने टाइम के अंदर हमें स्टार्ट कर देना है, हाफ आवर ऑफ डिलीवरी, 1 आवर ऑफ डिलीवरी, 4 आवर या फिर 6 आवर। तो ये एमसीक्यू तो जो है वो इतनी बार आप तक आज तक पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, चाहे वो नॉट सेट हो, चाहे वो एम्स का एग्जाम किसी कोई भी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये तो आपका मोस्ट फेमस एमसीक्यू है, तो ये सबको आता होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, 1 आवर ऑफ डिलीवरी हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल, या फिर 1 आवर ऑफ डिलीवरी के अंदर अंदर हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है यहाँ पे शुरू करवा देनी है बेबी को। या फिर ये नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ के यहाँ पे डाउट होगा कि एज सुन एज पॉसिबल है तो हाफ एन आवर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी हम करेक्ट मान सकते हैं, मगर बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका, जो यहाँ पे सीएचओ ने, ठीक है, सीएचओ के एग्जाम के अंदर या फिर एम्स जो है जिसको करेक्ट मानते हुए चल रहा है, वो होगा आपका 1 आवर ऑफ डिलीवरी या फिर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हाफ आवर ऑफ डिलीवरी जो है वो हर फीमेल के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, और अंडर 1 आवर के अंदर अंदर तो हमें शुरू करना ही है। ठीक है, ये इस प्रकार से गाइडलाइन जो हमें यहाँ पे बताती है। अब देखिए यहीं से आपका एक टॉपिक मैं क्लियर करवाना चाहूंगा, क्या नाम है उसका, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है वो क्या रहता है, फर्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट सुटेबल फूड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो कौन सा होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के बाद में रेगुलर मिल्क जो होता है वो कितने दिनों बाद में आपको देखने को मिलता है, या फिर कितने दिनों बाद बेबी को मिलता है, वो रेगुलर मिल्क का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, तो 3 to 6 डेज आफ्टर कोलेस्ट्रम जो है वो रेगुलर मिल्क जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रम को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो देखिए बीस्टिंग, नेक्स्ट फर्स्ट मिल्क, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इम्यून मिल्क। इम्यून मिल्क में इसको क्यों कहा, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, हाई यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एंटीबॉडीज भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहीं से एक एमसीक्यू और आता है कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सा लेवल जो है, फिर कौन सा कंपोनेंट लो होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, तो फैट। कोलेस्ट्रम के अंदर फैट जो है वो इन कंपेरेटिवलिटी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज के साथ में यहाँ पे कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम के अंदर फैट जो होती है वो कम देखने को मिलती है। आपको अगर पूछे कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे, ऑल सब्सटेंस आर रिच इन कोलेस्ट्रम एक्सेप्ट, आपको इस प्रकार से पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा, फैट। अब जो एंटीबॉडीज है इसके अंदर क्या है, ऑल 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए IgA, IgD, E, G एंड M, सभी प्रकार के जो है वो कंपोनेंट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज्यादा कौन सा मिलेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, IgA। ठीक है, कोलेस्ट्रम के अंदर येलोविश कलर का होता है ये। इसके बाद में देखिए यहीं से एमसीक्यू बनेगा कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना है।
तो देखिए सबसे पहले तो क्या लिखूंगा मैं, गैलेक्टोसेमिया। इसके बाद में पल्मोनरी टीबी, HIV मदर। ऐसी कोई मेडिकेशन जो इम्यूनिटी सप्रेस करती हो पहले से। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो, और कोई एब्यूज कर रही हो मदर, फॉर एग्जाम्पल कोकाइन का, हीरोइन का। ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं, अगर मदर वो सारे यूज कर रही है तो हमें क्या करना है, बेबी को अवॉइड करना है ब्रेस्ट मिल्क कंडीशन के अंदर। तो यहाँ तक अपना ब्रेस्ट मिल्क का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और भी बड़ा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, मगर जितने एमसीक्यू सीएचओ के अंदर बनते हैं मोस्ट कॉमन, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक एमसीक्यू और बनता है कि ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम तक रखेंगे, फ्रीजर में कितने टाइम तक रखेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है, अगर आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे कि आपको वो देखना है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। क्योंकि जो आप लोग जो क्या है, आते हो वीडियो देख के चले जाते हो, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर हमें ये चीज़ एक्स्ट्रा हमें बतानी है, या फिर आपने टॉपिक छोड़ दिया। तो मुझे जब तक आप बताओगे नहीं तो मैं आप कैसे सब पता लगाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आप जो है उसके लिए थोड़ा एक्टिव रहें। ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सब पता होगा। नहीं पता है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के अंदर वो मैसेज आपको टाइप करके वहां पे डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ मेजरमेंट इज हाइट, वेट, आर्म सर्कमफ्रेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। ग्रोथ का मेजरमेंट करना है आपको कम्युनिटी के अंदर, तो कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए? हाइट, वेट, आर्म सर्कमफ्रेंस, या फिर नन ऑफ अबव। सपोज आप कम्युनिटी के अंदर सीएचओ हो और आपको अभी कहा हुआ है कि ग्रोथ मेजरमेंट करना है बच्चों का, तो आप किस प्रकार से करोगे? हाइट देख के, वेट देख के, आर्म सर्कमफेरेंस का पता लगाओगे, मींस मिड आर्म सर्कमफेरेंस देखोगे, या फिर नन ऑफ द वो? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा कि इसके अलावा भी और कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, वेट ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको बेस्ट इंडिकेटर का पूछा गया है तो वो क्या आंसर रहेगा, वेट रहेगा यहाँ पे बच्चों का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंडिकेशन फॉर माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे में माल न्यूट्रिशन है तो आप किस प्रकार से पता लगाओगे? ठीक है, ये टॉपिक है अपना इसके अंदर। तो आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा सिंगल बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। क्या रहेगा आपका आंसर? तो ये रहेगा वेट। वेट आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ वेट गेन। दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपका सिंगल बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, तो क्या रहेगा आपका आंसर, वेट। या इस प्रकार से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको एमसीक्यू किस प्रकार से बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए, सिंगल मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर ग्रोथ, तो क्या आंसर रहेगा, अगेन वेट। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है आपको, असेसमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो भी क्या आंसर रहेगा, वेट। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। एज इंडिपेंडेंट आपको क्या करना है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना है किसका, माल न्यूट्रिशन का। तो आप किस प्रकार से करोगे, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है अकॉर्डिंग टू एज इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। किस किस प्रकार से होगा, वेट अपॉन हाइट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस को देख के, हेड सर्कमफेरेंस को देख के, या फिर मिड आर्म सर्कमफेरेंस अपॉन हाइट। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पर। तो देखिए, एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट अगर आपको करना है माल न्यूट्रिशन का, तो आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, मिड आर्म सर्कमफेरेंस को आपको क्या करना है, आपको असेस करना है। यहाँ पे बेबी का मिड आर्म सर्कमफेरेंस आपको असेस करना है, तो उससे आपको पता लगेगा माल न्यूट्रिशन के बारे में। एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एज पर डिपेंड नहीं है ये, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसमें आप और कौन कौन से पैरामीटर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, तो आपका आंसर रहेगा वेट फॉर हाइट, सेकंड रहेगा मिड आर्म सर्कमफेरेंस, नेक्स्ट थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट का, यहाँ पे थिकनेस देखना है आपको। इसके बाद में आप क्या देख सकते हो, वेट और हाइट का रेशियो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, कभी भी ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिला है, ठीक है। या फिर आप मिड आर्म सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस आपको दोनों का रेशियो देख सकते हो। इस प्रकार से जो है आप एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर पाओगे आप बच्चे का। किसके लिए कर रहे हो आप, ये माल न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए। तो देखिए, और कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर से आप माल न्यूट्रिशन का पता लगा सकते हो, जहां से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा, वो बनेगा गोमेज क्लासिफिकेशन। तो देखिए, गोमेज क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहला एमसीक्यू आपके लिए यही है। गोमेज क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटेरिया पे बेस्ड रहता है, तो बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, ठीक है, वेट फॉर एज के ऊपर क्या रहता है, ये बेस रहता है। इसी के अकॉर्डिंग अपने जो है वो रूल्स बनाता है, अपने जो ग्रेड देता है माल न्यूट्रिशन की। तो मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे वेट फॉर एज और माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की ग्रेड इधर लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस के अंदर आपको पूछ लेगा कि वेट फॉर एज अगर 90 टू 110% है, या फिर 75 टू 89% है, या फिर 60 टू 74% है, या फिर लेस देन 60% है, तो इसका माल न्यूट्रिशन को कौन सी ग्रेड आप प्रोवाइड करोगे। तो देखो, 90/110 यहाँ पर है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे कोई भी माल न्यूट्रिशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में अगर आपको 75 टू 89% आपको मिला है, तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं माइल्ड माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट 60/74 में सेकंड डिग्री माल न्यूट्रिशन, तो मैं लिखूंगा इसको मॉडरेट। एंड लास्ट में 60 है, तो इसको मैं लिखूंगा सीवियर या फिर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। तो गोमेज क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होता है, हमेशा वेट फॉर एज के ऊपर। अगर क्लासेज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है आपको, ताकि डेली आपको सीएचओज के लिए कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ा दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपना चल रहा है, जहाँ से एमसीक्यूज बने हुए हैं मैं वही एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, और क्या बन सकता है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ साथ साथ में। इसके अलावा देखिए, दो यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। एक्यूट माल न्यूट्रिशन और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का आप पता कैसे लगाओगे आप ऑप्शन के अंदर। तो देखिए,
तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन जो होगा वो होगा लो वेट फॉर एज। अगर वेट एज के अकॉर्डिंग लो है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका अंडर वेट। चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, अगर लो वेट फॉर एज है तो हमेशा आपको क्या टर्म यूज करनी है, अंडर वेट। सेकेंड देखिए, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है या फिर हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, वेट कम है, तो इसे हम क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा हमें न्यूट्रिशनल वेस्टिंग। इसे हम अंडरवेट नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशनल वेस्टिंग। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एमेसिएशन। क्या मतलब होता है इसका, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, दो आपके एमसीक्यू प्रिपेयर हो रहा है। थर्ड एमसीक्यू आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो है सॉरी, लो हाइट फॉर एज। वेट वाला तो हो गया अपना, अभी लास्ट कौन सा बचा है, लो हाइट फॉर एज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो है वो हाइट क्या है, लो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ना अंडरवेट बोलेंगे ना न्यूट्रिशनल वेस्टिंग बोलेंगे, इसको इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशनल शंटिंग। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ड्वार्फिंग। और ये किस में आता है, हमेशा ये आएगा आपका हमेशा किसमें, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर। एक्यूट के अंदर नहीं मिलेगा आपको न्यूट्रिशनल स्टंटिंग कभी भी। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज है जो आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, अगर एग्जामिनर इस हिसाब से इतना डीप सोच के अगर एमसीक्यू बनाएगा आपको, क्योंकि देखिए कम्युनिटी के अंदर ये सब चीजें जो है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर आप जब असेसमेंट रिपोर्ट आप बना के देते हो बच्चों की, तो उसके अंदर ये सब चीजें आपको देनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं इन सबके। नेक्स्ट एमसीक्यू, रोड टू हेल्थ कार्ड और द ग्रोथ चार्ट वाज फर्स्ट डिजाइंड बाय। ठीक है, रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ चार्ट को सबसे पहले डिजाइन किसने किया था, एडविन चैडविक ने, डेविड मॉर्ले ने, सी गोपलान ने, या फिर सी ई विंस्लो ने। रोड टू हेल्थ कार्ड और ग्रोथ चार्ट वाज फर्स्ट डिजाइन बाय, किसने इसको फर्स्ट डिजाइन किया था, क्या आंसर रहेगा। तो देखिए ये जो आंसर रहेगा इसका जो है वो किसने डिजाइन किया था ग्रोथ चार्ट को, तो आंसर क्या रहेगा, डेविड मॉर्ले। ठीक है, क्या आंसर रहेगा, डेविड मॉर्ले ने इसको जो है वो डेवलप किया था। किसके लिए डेवलप किया गया था, तो एक ग्रोथ चार्ट जो है किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ चार्ट है तो एक ग्रोथ को क्या करेगा, मॉनिटर करने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया गया था। और ग्रोथ चार्ट जो है या फिर रोड टू हेल्थ कार्ड जो है किसके ऊपर बेस्ड था, तो वेट एंड एज के ऊपर। द कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी इन स्कूल इज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक में आगे अपने स्कूल हेल्थ के अंदर। ठीक है, स्कूल हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिटी का अंदर। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर स्कूल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, देखिए कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी इन स्कूल इज। स्कूल के अंदर कॉमनेट मोर्बिडिटी क्या है, देखिए दो टर्म होती है, एक होती है मोर्टालिटी, एक होती है मोर्बिडिटी। क्या पूछा गया आपसे, मोर्बिडिटी के बारे में, तो कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी कौन सी है स्कूल के अंदर, डेंटल एलमेन, वॉर्म इन्फेस्टेशन, माल न्यूट्रिशन, या फिर स्किन डिजीज। तो स्कूल्स के अंदर जो कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी होती है वो कौन सी होती है, डेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है आपको स्कूल हेल्थ चाइल्ड के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो है बच्चों के स्कूल्स के अंदर हेल्थ चेकअप होते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चेकअप करते हैं, उनकी डेंटल प्रॉब्लम्स को। ठीक है,
इसलिए कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम, मोर्टेलिटी मतलब क्या होना, डेथ, और मोर्बिडिटी मतलब बार बार में सिक होना पेशेंट का। तो कॉमनेस्ट मोर्बिडिटी क्या कौन सी होगी बच्चों में स्कूल्स में? तो आंसर क्या रहेगा आपका? डेंटल एनमेल, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको? कॉमनेस्ट। इसी के साथ ही देखिए मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जहां से एमसीक्यू बनता है आपका। टॉपिक क्या है? अंडर 5 क्लिनिक। देखो डे बाय डे हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ में, जहां से एमसीक्यू बन सके। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट है फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एट ए सेपरेट फैसिलिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोवाइड की जाएगी? बेबी को जो है, बच्चों को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोवाइड की जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? हेल्थ के ऑल डायमेंशंस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिस प्रकार से हेल्थ मेंटेन रहे बच्चे की, वो सब यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। टोटल इसमें कंपोनेंट कितने होते हैं? आंसर क्या जाएगा आपका? 5 कंपोनेंट्स टोटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग अपना क्या रहेगा? फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा आपका। फैमिली प्लानिंग के बाहर देखिए मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा तो अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, मगर आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बाहर अपने क्या रहेंगे? 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे रहते हैं। एक होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, केयर इन इलनेस, एंड क्या रहेगा? प्रिवेंटिव कोर। इसके बाहर जो है आपका जो पैरामीटर रहेगा वो कौन सा रहेगा? हेल्थ एजुकेशन। इस प्रकार से जो है वो अंडर 5 क्लिनिक जो है काम करता है। एमसीक्यू क्या बनेगा आपका? एमसीक्यू बनेगा कि अंडर 5 क्लिनिक के कोर में क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा आपका? फैमिली प्लानिंग। आउटर कोर में क्या रहेगा? तो हेल्थ एजुकेशन। ये दो एमसीक्यू जो है वो आजकल ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहीं से, तो बनेगा मोस्ट वर्कर्स इन अंडर 5 क्लिनिक। मोस्ट इफेक्टिव वर्कर कौन होता है अंडर 5 क्लिनिक का? आंसर क्या रहेगा? मदर। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अपना, जो हमने आज पढ़े हैं उसके बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेंटल एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको इसको परसेंटेज पूछे या फिर आपको इसका बताए कि कितना रहता है प्रिविलेंस, तो ये होता है 180.3 पर 1000 चाइल्ड्स में। ठीक है, 1000 स्कूल चाइल्ड के अंदर से 180 बच्चों के अंदर जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। सेकंड में क्या आएगा? तो गोइटर। थर्ड में क्या आएगा? तो माल न्यूट्रिशन। करंट स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग यही तीनों अपने जो पैरामीटर्स है, हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमनली देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहीं से कि जो स्कूल हेल्थ जो चेकअप करवाया जाता है, तो इसकी जो है वो फाउंडेशन किसने रखी थी? किसकी वजह से जो है स्कूल हेल्थ चेकअप हमें आजकल देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले 1961 के अंदर रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमिटी ने क्या रखा था? फाउंडेशन रखा था किसके लिए? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए। इसी ने सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम्स यहाँ पर जो है वो इनिशिएटिव लिए थे। ठीक है, क्या क्या रखा था इसके अंदर कि बच्चों का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। साथ में एनआरएचएम की न्यू गाइडलाइन रहनी चाहिए कि भाई एवरी 6 मंथ में एनआरएचएम के अंदर गाइडलाइन बना दो कि एवरी 6 मंथ के अंदर जो है वो बच्चों का एक बार यहाँ पे चेकअप होना चाहिए। ठीक है,
आई के यहाँ पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आई टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, विजुअल एक्यूटी टेस्ट होनी चाहिए। इस प्रकार के जो है यहाँ पे और ज्यादा हमें हेल्थ चेकअप करने चाहिए बच्चों के, जो बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनसे रिलेटेड। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी अच्छे से, और अच्छी लग रही है तो जरूर आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि हमें जो है क्लासेस समझ में आ रही है, या फिर और अगर आपको किस प्रकार से मॉडिफिकेशन चाहिए क्लासेस के अंदर, तो प्लीज आप वो एक बार जरूर मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपकी तरह आपकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को और ज्यादा बेटर रख सकूं मैं मेरी क्लास को आपके लिए। The guidelines according to baby friendly hospital initiative include all except, ठीक है, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स के इनिशिएटिव्स थे उसके अंदर जो गाइडलाइंस थी उनमें से कौन सी गाइडलाइन यहाँ पर काम में नहीं आएगी, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, एक्सेप्ट का पूछा गया है, तो क्या रहेगा अपना आंसर, कौन सी गाइडलाइन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर। ऑप्शंस है अपने, मदर्स एंड इन्फेंट टू बी टुगेदर फॉर 24 आवर्स ए डे, मदर एंड इन्फेंट्स को जो है वो टुगेदर रखना है हमें 24 आवर्स, मतलब डेली बच्चे और माँ को पास में रखना है। मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 4 आवर्स ऑफ ए नॉर्मल डिलीवरी, मदर जो को जो है इनिशिएट कर देनी है ब्रेस्ट फीडिंग को 4 आवर के अंदर अंदर। गिविंग न्यू बॉर्न्स इन्फेंट नो फूड नो ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के अलावा उसको कुछ नहीं देना बेबी को। एनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो एनकरेज करना है ऑन डिमांड के बेसिस पे। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा आप सभी को पता है, मैंने आपको ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ा दिया है कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है तो 4 आवर क्यों रहेगा, ये रहता है किसमें, सिजेरियन सेक्शन के अंदर, तो 1 आवर रहेगा नॉर्मल डिलीवरी में, अंडर 4 आवर्स क्या रहेगा सिजेरियन सेक्शन में, ठीक है। तो आपका जो है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के इनिशिएटिव्स के अंदर अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी के रेस्ट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो देखिए इसके अंदर ये अपने जो है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है वो इनिशिएटिव्स के अंदर हमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स वगैरह क्यों बनाए गए थे, ये बनाए गए थे फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यहाँ पे क्या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स ने और WHO यूनिसेफ ने 1991 के अंदर टोटल कितने 10 स्टेप्स जो है हमें प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। तो जिसके अंदर जो है वो एवरी मैटरनिटी सर्विस हो या फिर एवरी न्यूबॉर्न सर्विस हो, वहां पर जो है वो इसको प्रोवाइड रखना होता है, ठीक है, और बेबी को जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। इसका मिनोमिक होता है क्या, सेरेंडीपिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सेरेंडीपिटी तक हम यहाँ पे क्या इसको काम में लेते हैं। अभी देखिए 11 है मगर स्टेप्स कितने हैं टोटल, 9 स्टेप्स हैं। तो देखते हैं एस से यहाँ पे जो है वो आपको किस प्रकार से जो आपको मिलेगा, शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड, मदर को बताना है कि वो किस प्रकार से जो है वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है, बेस्ट किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। सेकंड देखिए ई से एस्टाब्लिश एस्टाब्लिश फीडिंग सपोर्ट ग्रुप, कौन से फीडिंग सपोर्ट, तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश कीजिए हॉस्पिटल्स के अंदर। आर से क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आर से मिलेगा रूमिंग, रूमिंग इन प्रैक्टिस, ठीक है, रूमिंग इन प्रैक्टिस करवानी है। रूमिंग इन प्रैक्टिस के अंदर क्या करते हैं, मदर को और इन्फेंट को जो है वो 24 आवर्स तक जो है वो फुल डे एक साथ ही रखा जाता है, ठीक है। ई से अगेन ई से हमें क्या करना होगा,
ठीक है। ई से हम क्या कर सकते हैं, वापस से हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं हम वापस से मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में देखिए टी से क्या होगा, ट्रेन करना है स्टाफ को कि ब्रेस्ट फीडिंग की यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से आप जो करवा सकते हो। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्रेंड करना है। आई से क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ट्रेंड में क्या होगा, स्किल्स डेवलप करनी है हेल्थ केयर स्टाफ की कि वो मदर को एजुकेट कर सके कि भाई ठीक है किस प्रकार से जो है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से करवाए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर विद इन हार जो है वो विद इन 1 आवर ऑफ मंथ, सॉरी विद इन 1 आवर ऑफ, ठीक है, डिलीवरी हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो स्टेप्स यहाँ पे जो है फॉलो की गई है। पी से क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग की के लिए क्या कर दो, पॉलिसी मेंटेन कर दो, पॉलिसी बना दो कि किस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवानी है। आई से क्या होगा, इन्फॉर्म करो। यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन को बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे हम कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो, वाई से क्या आ जाएगा, मेडिकली, मेडिकली का वाई पीछे वाला, तो वहां से जो है वो मेडिकली प्रॉब्लम हो उसके लिए भी हम जो है असेस करते रहेंगे यहाँ पे मदर को। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे वर्कर कौन है, किस पे फोकस किया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मदर पे फोकस किया जा रहा है, मदर के ऊपर ही पूरा काम किया जा रहा है। तो मेन वर्कर कौन हुआ इसका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का, तो आंसर क्या रहेगा आपका, मदर। या फिर अंडर 5 क्लिनिक का भी क्या रहेगा आंसर आपका, मदर यहाँ पे आंसर रहेगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अश्योर करवा सकते हो सेफ हेल्दी पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस को मदर के लिए और बच्चे के लिए। ठीक है, ताकि दोनों की जो है वो बच्चे की जो बर्थ है अच्छे से हो सके और मदर जो है वो बेबी को अच्छे से बर्थ कर सके। ठीक है, तो ये क्या था, क्या पढ़ रहे थे अपन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स के कुछ इनिशिएटिव्स थे जिसके अंदर हमने सुपरफिशियली यहाँ पे हमने देखा है, डीप में हम नहीं गए। ठीक है, जितना मैं बता पाया मैंने कोशिश की अच्छे से यहाँ पे आपको सभी को एक्सप्लेन करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जहाँ पर अगेन वापस से एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर हमने अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे अपन सीएचओज के लिए। तो बने रहिएगा अपने डेली सेशन के लिए। और जो बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं हमारे चैनल के साथ, चैनल से, वो हमारा चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब में ऑल बटन पे जरूर क्लिक करके जाना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का आपको वीडियो मिले, चाहे वो वैकेंसी अपडेट हो, चाहे हमारे डेली यहाँ पे एमसीक्यू सेशंस हो, या फिर हमारी कोई कम्युनिटी पोस्ट हो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो नर्सिंग से रिलेटेड जो हम यहाँ पे हर न्यूज़ को यहाँ पे पब्लिश करते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, ठीक है, चाहे एग्जाम का रिजल्ट आ रहा हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार की न्यूज़ हो। ठीक है, तो आपको जो है वो अपडेट रहने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में अपने क्लासेज के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही है ताकि आपकी डेली प्रिपरेशन हो सके एमसीक्यूज को लेके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।